नमस्कार दोस्तों। जीके विद मुकेश सर के साथ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, उन सभी पे चर्चा करेंगे। जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट नया आया है, वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन इतिहास से संबंधित जो अपना क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। और पहले क्वेश्चन पे बात करें अपने, तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन के अनुसार बात की जाए तो दयाराम साहनी उसका उत्तर आएगा। क्या आएगा? दयाराम साहनी आएगा। लेकिन अगर आपको ध्यान देना है इस बात पे कि सन 1826 की बात करें तो सन 1826 में हड़प्पा की जो खोज है वो चार्ल्स मैसन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की 1826 में खोज की थी। और हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला नगर है और इसका उत्खनन कार्य 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसी कारण हड़प्पा की खोज का जो श्रेय जाता है वो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया। ये मौर्य प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। और मौर्य प्रशासन की जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में और जैन धर्म है वो स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और दक्षिण भारत की तरफ चला गया था पाटलिपुत्र से, और स्वर्ण बेलगोला में इसने अपने अंतिम जीवन बिताया था। ठीक है। तो चंद्रगिरी पर्वत पर और चंद्रगुप्तम मंदिर है, उस मंदिर में अपने जीवन का अंतिम, और कहा जाता है कि सुलेखना पद्धति से और इसने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। सुलेखना पद्धति में जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो अपने जीवन को उपवास की तरह अपने जीवन का त्याग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? त्राइन के 3 युद्ध हुए हैं। 2 युद्ध तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुए हैं। ठीक है। तो त्राइन के युद्ध की अपन प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजय की बात करें त्राइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज तृतीय इसमें क्या हुआ था? विजय हुआ था। और पृथ्वीराज तृतीय की बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय राजपूताना का एकमात्र ऐसा शासक है। राजपूताना का एकमात्र ऐसा शासक है जो राजपूताना पे शासन किया है और दिल्ली पर भी शासन किया है। यानी ये अंतिम राजपूताना हिंदू शासक है जिसने दिल्ली पर प्रशासन किया है। ठीक है। तो राजपूताना की बात है ये। चलो बात करें, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। तो बंगाल पहले मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था और मुर्शिद कुली खान ने यहाँ पृथक प्रशासन की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून है वो 1856 में बना था। कब बना था? 1856 में बना था। किसके काल में बना था? लॉर्ड डलहौजी के काल में बना था। याद रखना दोस्तों, 1856 में लॉर्ड डलहौजी था, इसी के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। उसके बाद में 1857 की क्रांति हो गई थी, डलहौजी यहाँ से चला गया था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 में के बाद ये नीति अपनाई थी। क्योंकि सन 1857 की क्रांति के बाद में इलाहाबाद का जो महारानी का विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, उसके बाद में अंग्रेजों ने शासन करने की नीति है वो पूर्णतः चेंज कर दी थी। चेंज ऐसे कर दी थी कि भारत का जो प्रशासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। और उसके बाद में एक नीति अपनाई उन लोगों ने, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष चला था। ये सप्तवर्षीय युद्ध कहलाता है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य है वो
केंद्रीय एशिया से आए थे। ध्यान देना, सभी इतिहासकारों ने एक सर्वमान्य मत दिया है, जो दिया है मध्य एशिया का। कहाँ का दिया है? मध्य एशिया का एक सर्वमान्य मत दिया है। और सर्वमान्य मत के अनुसार जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया का जो मत दिया है, जिसने सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, वो किसने दिया है? मैक्स मुल्लर ने दिया है। किसने दिया है? मैक्स मुल्लर ने दिया है। याद रखना, किसने दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? मैक्स मुल्लर ने दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो रामायण एवं महाभारत की रचना है वो आर्य अवधि में हुई थी। कौन सी अवधि में हुई थी? आर्य अवधि में हुई थी। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? यानी गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो वैसे तो यहाँ पर अगर बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अपने को उत्तर दिया जाए तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक या प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये चंद्रगुप्त उत्तर आ जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और अकबर का सेनापति था जिसका नाम था बैराम का, और बैराम का और हेमू के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये ध्यान देना है। तो हेमू रेवाड़ी का शासक था, अंतिम हिंदू शासक था। ध्यान रखना है, अंतिम हिंदू शासक था जो जिसने दिल्ली पर शासन किया था। ये अंतिम हिंदू शासक है। पृथ्वीराज तृतीय की बात की जाए तो राजपूताना का अंतिम हिंदू शासक है जिसने दिल्ली पर शासन किया था। तो बैराम खां और हेमू के बीच है वो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। बैराम खां है वो अकबर का क्या था? सेनापति था। ठीक है। उसके बाद में शासक उसी समय मुगल बादशाह की बात की जाए तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान देना ये चीज़। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी है वो कहाँ का शासक था? तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो उत्तर क्या बनेगा? इराक, पर्सिया, तुर्की और अफगानिस्तान ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ उत्तर बनेगा अफगानिस्तान। ठीक है। क्यों क्यों बनेगा? क्योंकि मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान, वैसे मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। कहाँ का था? गजनी का शासक था। ठीक है, गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी। ठीक है, गजनी का शासक था। लेकिन अगर यहाँ पर अफगानिस्तान अगर बात करें तो मोहम्मद गोरी ने अपना कुछ क्षेत्र है वो जीत लिया था, जिस प्रकार से काबुल है, ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपने प्रशासक नियुक्त करके गया था। ठीक है, प्रशासक नियुक्त करके गया था, तो ये क्षेत्र जीत लिया था। तो यहाँ पर इस ऑप्शनों के अनुसार है वो अफगानिस्तान उत्तर बन रहा है। ठीक है, वरना वो गजनी का शासक था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स यानी जिसने सबसे ज़्यादा बिल्डिंगों का निर्माण करवाया था, तो शाहजहाँ आएगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल मुगल काल में अगर पूछा जाए कि मुगल काल का स्थापत्य का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है, तो मुगल काल के स्थापत्य का स्वर्ण काल है वो किसके काल को कहा जाता है? शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अगर मुगल काल में पूछा जाए तो अकबर के काल को कहा जाता है। और अगर बात करें चित्रकला का स्वर्ण काल अगर मुगल काल में पूछा जाए तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और सन 1699 में उन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और जब उसकी मृत्यु के बाद में गुरु गोविंद साहब के बाद में क्या किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही उन्होंने क्या कर लिया है? गुरु स्वीकार कर लिया है। तो ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम पातशाह हैं, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कच्चीपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था या कहाँ का है कच्चीपुड़ी? तो कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात है वो, ध्यान देना, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया है। और महायान संप्रदाय है ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। हीनयान और महायान किस में होता है? बौद्ध धर्म में ये संप्रदाय। वैसे बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है, तो हीनयान और महायान के लोग हैं वो भारत में मिलते हैं, लेकिन वज्रयान के लोग हैं वो भारत में कम मिलते हैं या है नहीं।
ठीक है। उसके बाद में बात करें ताजमहल का, अगला क्वेश्चन की बात करें अपन दोस्तों, यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन आ गया, लेकिन इधर वाले जो फोल्डर था इसमें डबल, एक पेज पे डबल प्रिंट किए गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। इधर से 22 वाले से एक साथ में ही ले आएंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें कि मस्तानी किसकी शासक की प्रेमिका थी, तो मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी, बाजीराव पेशवा की, ठीक है। इस पे फिल्म भी बनी है मस्तानी फिल्म, ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक को सर्वप्रथम जीता था, यानी बिहार प्रदेश है वो किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो खिलजी ने जीता था, ठीक है। किसने जीता था, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक ने अंग्रेजों, मुगल काल में किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए, तो मुगल काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में अपने जो कारखाने हैं या फैक्ट्री है वो डाली थी। पहली सहायक संधि किसके साथ हुई, तो पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी, हैदराबाद के निजाम के साथ हुई थी। चलिए बात करते हैं दोस्तों, कर्नाटक का संगीत पितामह किसे कहा जाता है, कर्नाटक का संगीत पितामह किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कर्नाटक का संगीत पितामह कहा जाता है। उसके बाद में बात करें किसके शासनकाल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत आया था, चीनी यात्री की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। किसके काल में आया था, चीनी यात्री सर्वप्रथम भारत में कौन सा आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। कौन सा आया था, फाहियान आया था। कौन सा आया था, फाहियान आया था। और फाहियान की कृति कौन सी है, फोक्यू की है, ठीक है, फोक्यू की है, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है वो कुछ छूट गए थे, यहाँ तक आ गए थे हम लोग। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन है, तो ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा है। और ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल है ये आगरा में स्थित है। और ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ पर ये ताजमहल का निर्माण करवाया था, ये मकबरा है, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाएगा, तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार अगला अवतार कल्कि का माना जाएगा, ठीक है। किसका माना जाएगा, कल्कि का अवतार माना जाएगा, जो कौन सा अवतार होगा, 10वां अवतार माना जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, तो सम्राट अकबर ने कौन से महल का निर्माण करवाया था, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। उसके बाद में इधर वाला साथ ही लेके चलेंगे, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया था, तो भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 ईस्वी में। कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, ठीक है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया, तो कुतुब मीनार के पास में जो स्थित लोह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ये गुप्त वंश के काल में बना था। लोह स्तंभ इस एक ऐसा उदाहरण है जिस पर आज तक किसी प्रकार का कोई भी जंग है वो नहीं लगा हुआ है। और इस पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है वो चंद्र नाम अंकित किया गया है। क्या कौन सा नाम मिलता है, चंद्र नाम मिलता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात की जाए या प्रथम भारतीय विस्तृत साम्राज्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। और बात करें दोस्तों कि नंद वंश का अंतिम शासक था जो मगध का शासक था घनानंद को हराकर ये शासन है चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। और उसके बाद में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था जो चाणक्य था, विष्णुगुप्त था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था वो कौन था, चाणक्य था। कौन था, चाणक्य था। और ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा दीक्षा है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही हुई थी। और वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद में बात करें किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो नांदेड़ में पहले ये ध्यान देना, नांदेड़ में किसकी समाधि है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। ये 10वें गुरु थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था, तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ध्यान देना, फतेहपुर सीकरी यूपी में ये स्थित है, यूपी में, ठीक है। उसके बाद में विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था, तो
सुल्तान किसने किया था? महमूद ने किया था। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है वो मोहम्मद गजनवी ने क्या कर दिया था? इसको नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने टोटल भारत पर 17 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। और जो इसका जो 16वां आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में था। और जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पे ही था। और सोमनाथ मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया बेगम बनी थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 से लेकर 1240 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, तो ये रजिया है, ये भारत की प्रथम महिला सुल्तान है। ये दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला सुल्तान है। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला सुल्तान भी है। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। ध्यान देना, किसकी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। और इसका जो निर्माण है वो अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। चलिए बात करते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक है। कहाँ का शासक है? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग पाशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पाशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक किसका है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं जो कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, याद रखना है। और लाल किले से देश का प्रधानमंत्री का 15 अगस्त को क्या होता है? भाषण होता है, देश के नाम संबोधन होता है। ठीक है, पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। यहाँ पर बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो तीसरी लड़ाई है ये 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद में बात करें शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो यहाँ इन ऑप्शनों की बात करें तो पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन में प्रधानमंत्री शब्द भी आ सकता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की लड़ाई है वो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। यह प्रथम युद्ध के बाद मानी जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इस समय दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। और बाबर की इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी। और विजय होने के बाद में अगर बात करें तो भारत में कौन से साम्राज्य की नींव रखी गई? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी है? तो भारत में प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म है वो झांसी की रानी फिल्म है। वो भारत की प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म है। आज थोड़ा सुबह सुबह मूड है, वो थोड़ा सा गला है वो खराब है, फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि बच्चों के लिए जैसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जिनकी व्याख्या की जा सकती है उनकी व्याख्या करके मैं बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुंचाऊं। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। याद रखना है दोस्तों कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में। कौन से युद्ध के बाद हुई? तो ध्यान रखना, पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इधर बात करते हैं दोस्तों कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। प्लासी का सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? ध्यान देना दोस्तों, ये प्रारंभ पूछा है इसने, ऐसे नहीं पूछा है, क्योंकि 1764 इसका उत्तर आता है। ऑप्शन के अनुसार अगर बात करेंगे तो 1763 बनेगा, वरना 1764 भी बन सकता था। और इसने प्रारंभ पूछा है कि ये प्रारंभ कब हुआ था? 1764 में हुआ था। एक तरफ इंडिया के तीन थे। एक तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, उधर बात करें सुजाउद्दौला था। उधर बात करें
मीर कासिम था। ये तो तीन तिकड़ी थी अपने भारत की, इधर अंग्रेज थे वेंसिटार्ट, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। और इस पे क्या किसकी हार हुई थी? ये तिकड़ी की हार हुई थी, अपने वाली तिकड़ी की हार हो गई। हार होने के बाद में ध्यान देना, ये भी याद रखना है यहाँ पे 1764, ठीक है। उसके बाद में बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने भारत में क्या कर लिया था? प्रशासन करना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रशासन करना शुरू कर दिया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? टर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण पूरा कब कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा है वो 1871 को हुआ था। कब हुआ था? 1871 को जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। उसके बाद में ये भी ध्यान देना, 1707 में अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब की भी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। ध्यान देना, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। बोल्शेविक शब्द है, ये रूसी शब्द है, ध्यान रखना है। कौन सा शब्द है? रूसी शब्द है। यानी यहाँ ये बोल्शेविक क्रांति किसको कहा जाता है? रूस की क्रांति को कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति नैप का जन्मदाता कौन है? तो याद रखना, नई आर्थिक नीति का जनक है वो लेनिन है। लेनिन है, ठीक है। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड मेकाले को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड मेकाले को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, तो क्या नहीं था भाई? संस्कृत की शिक्षा में, संस्कृत की शिक्षा में इसको सरोकार नहीं था। सती प्रथा की समाप्ति के लिए इसने बहुत बड़ा कदम उठाया था, ठीक है। 1829 में अधिनियम बनवाया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने कोशिश की थी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस संस्कृत शिक्षा में इनको कोई स्वीकार नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है अपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है? तो जनरल डायर उत्तरदायी है। कौन है? जनरल डायर। इधर बात करें, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस है वो लेनिन ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? लेनिन ने तैयार की थी। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो प्रथम मैसूर युद्ध है वो ब्रिटिश सेना और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। टीपू सुल्तान का बाप था हैदर अली, ठीक है ना, याद रखना। टीपू सुल्तान का पिता था हैदर अली। तो प्रथम मैसूर युद्ध है वो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे, चलिए बात करते हैं, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1829 का राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये काम हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेटिक उत्तर बनेगा। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध बनाने का कानून किसने बनवाया था? तो कानून प्रयास तो किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। और कानून बनाया था उस समय वायसराय था अपना, तो लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना ट्रस्ट की ने बनाई थी। किसने बनाई थी? ट्रस्ट ने लाल सेना का गठन किया था। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार बर्मा यानी भारत का ही भाग था। 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में क्या कर दिया गया था? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना इस बात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना ये कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? तो वर्ष किया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। और 1912 में इसको क्या किया गया था? रद्द किया गया था। 1912 में क्या किया गया था? रद्द किया गया था। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। और 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता बनाने की घोषणा हुई थी। और 1912 में भारत की राजधानी कौन सी बनी थी? कोलकाता बनी थी, ठीक है। 1912 में कोलकाता बनी थी। तो ये बात भी दोनों इंपॉर्टेंट बनती है। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रतिशत कब हुआ, यानी उन्होंने इसका कब ऐसा बताया कि यार ये हम लोगों ने गलत किया, ये किया, उस टाइम हो गया। तो ये 1919 के अधिनियम में इसे बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों अपना कि भारत में खोजा गया
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है वो हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा। ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा की खोज 1826 में हुई थी। चार्ल्स मैसन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। ठीक है, शहर यानी ये इस प्रकार के अर्बन प्रकार का है, यानी दो प्रकार के होते हैं, एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है। रूरल ग्रामीण होता है, अर्बन शहरी होता है। तो ये शहर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगरीय सभ्यता का सबसे पहला, तो नगरियों की बात की जाए तो ये पहला शहर है वो कौन सा है? हड़प्पा है। ठीक है, उसके बाद में इसको सिंधु सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। महाजनपद काल को भारत का द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। उसके बाद में अगर बात करें जैन और बौद्ध धर्म की बात करें, जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इसको भारत की प्रथम धार्मिक क्रांति कहा जाता है। तो इन सभी बातों पर अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई? तो 1919 में ही जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चलाई थी। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। ठीक है, अमृतसर में ये घटना हुई थी, पंजाब के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं तो मातृशक्ति पर विश्वास करते हैं। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि सिंधु सभ्यता है वो मातृस्थात्मक सभ्यता है। ठीक है, 3 देशों में फैली हुई ये सभ्यता है। ठीक है, मातृस्थात्मक है, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। व्यापार वाणिज्य प्रधान संस्था है ये। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो 1911 तक बिहार है वो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था? तो आपका उत्तर रहेगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था। तो ध्यान देना दोस्तों कि भारत में तंबाकू, टमाटर, आलू, टमाटर ये लाने का श्रेय जो जाता है वो किन को जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को। तो ये भी ध्यान देना कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस यानी छापा खाना, तंबाकू, आलू, इनका जो पहली बार कोई आदमी लेके आया था तो वो पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चोरी चोरा कांड 1923। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1923 में हुआ था। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। याद रखना, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। और गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद में कौन सा आंदोलन वापिस ले लिया था? असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक गणित, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो 16 सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो वो किसका है? 16 शुद्ध सूत्र है इसका महत्वपूर्ण अंग है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल आंदोलन। कौन सा था? होम रूल आंदोलन। और भारत में होम रूल आंदोलन चले थे दोस्तों 1916 में। कब चले थे? 1916 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद, ये 4 वेद है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कैसा था? पशुपालन, कृषि था। कैसा व्यवसाय था मेरे प्यारे दोस्तों? पशुपालन और कृषि था। याद रखना है। उसके बाद में ये भी ध्यान देना कि वैदिक आर्य सभ्यता है वो किस प्रकार की थी? पितृस्थात्मक सभ्यता थी। और ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण थी जबकि वैदिक सभ्यता है सिंधु सभ्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता शहरी थी जबकि वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण है। ठीक है, उसके बाद में बात करें किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यहाँ पे प्राचीन वैदिक युग की बात की जा रही है। तो प्राचीन वैदिक युग की बात करें दोस्तों तो सबसे प्राचीन अपना जो ऋग्वेद है,
तो वही उसी में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। कितने? 18 पुराण है। 16 संस्कार है, 16 श्रृंगार होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म के लोग वो प्रकृति पूजक थे। कैसे थे? प्रकृति पूजक थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है? सामवेद। साम का अर्थ ही क्या होता है? संगीत होता है। और जो सामवेद को पढ़ता है उसे उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। यानी सामवेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? तो सामवेद का पाठ करने वाला उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका उत्तर रहेगा इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ध्यान देना कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं। कितने? 50, 250 सूक्त मिलते हैं। इंद्र को किलों को तोड़ने वाला बताया गया है, सबसे गुस्सेल संत देवता बताया गया है उस समय का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है। उसके बाद में कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो श्रीमद् भागवत गीता, मद् भागवत गीता है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या माना गया है? तो ऋग्वेद में संपत्ति को माना गया है गोधन, यानी गाय को सबसे प्रमुख माना गया है। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित है? 16 सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अपना, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया, याद रखना है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? 1/6, यानी उपज का 1/6 धर्मशास्त्रों में क्या लिया जाता था? कर के रूप में लिया जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निश्चय के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन भारत में निश्चय क्या होता था? स्वर्ण का आभूषण होता था, सोने का आभूषण होता था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक है वो कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। उसके बाद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद असतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजु का अर्थ क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ करना, और यज्ञ करने की जितनी भी जो विधियां हैं वो किसमें? यजुर्वेद में बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक की बात है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन उपनिषद, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो ध्यान देना दर्शन शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्शन शास्त्र से। ध्यान देना क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम भारत के कौन से प्राचीन ग्रंथों में दार्शनिक प्रभाव मिलता है? तो उपनिषदों पर सर्वप्रथम दार्शनिक प्रभाव है वो मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो क्रम का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में किस प्रकार की थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कैसी शासन प्रणाली थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा है वो रामायण को दी जाती है। किसको दी जाती है? रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र है
वो इसकी रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। ध्यान देना दोस्तों, काफ़ी कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। ये या कह सकते हैं सविता को समर्पित है। ठीक है। उसके बाद में बात करें कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब बात कर लें इसके मंडल की, तो कौन से मंडल में मिलता है? तो मंडल 3 में मिलता है, या भाग 3, ऋग्वेद के मंडल 3 में मिलता है। तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? तो ध्यान रखना कि हड़प्पा है वो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम था, यानी कपास के बीज का आविष्कार भी भारत ने किया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यानी ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो सिंधु सभ्यता का लोथल है वो भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे है और भारत के गुजरात स्टेट के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम यहाँ से बाजरे के अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करें, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है, ग्राम भोजक। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महानंदन था। कौन था? महानंदन था। उसके बाद में बात करें कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, तो पहला ईरानी शासक डेरियस था। क्या था? डेरियस। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों से संबंधित है। अभी पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में अपन लोगों ने त्रिपिटकों की चर्चा की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश का शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या की थी? स्थापना। इसके काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, और इसी के बाद में भारत में कौन सा वंश आ गया था? मौर्य वंश आ गया था। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम था वो त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। उसके बाद में विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व में प्रथम गणतंत्र ध्यान देना, गण ठीक है ना। विश्व का प्रथम गण है वो लिच्छवी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? लिच्छवी में स्थापित किया गया था। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। कौन सा है? नालंदा है। तो यहाँ पर भी एक सोचने और विचारने वाली बात है कि अगर आपको यहाँ पे तक्षशिला ऑप्शन आता तो आप कौन सा करते? तो यहाँ तक्षशिला अगर ऑप्शन आता तो आपका उत्तर तक्षशिला होता, क्योंकि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ चला गया है? पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है। ठीक है। तो ये थे दोस्तों 108 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भारत के इतिहास के, और इन क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर पढ़ लें पूरों को। और उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों तो मैं नेक्स्ट क्लास ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी इस क्लास को लाइक करें, और अपना आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार के लगे हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये क्वेश्चन इस प्रकार के थे, आप इसमें कितनी और तब्दीली करनी चाहिए, इस क्वेश्चनों को बड़ा करना चाहिए या इन क्वेश्चनों पर बड़े बड़े तथ्यात्मक क्वेश्चन डालने चाहिए, ये चीज़ ज़रूर मेरे को बताएं। इसी के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।